वेलकम एवरीवन टू जीपीएस ग्लोबल पल्स विद शुभम शर्मा। आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई है बिकॉज इंडिया के अंदर न्यू दिल्ली के अंदर अब सबसे बड़े सबसे पावरफुल स्पाई जार्स आए हुए। स्पाई जार्स का मतलब टॉप नेशनल एंड इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स, जिनके कंधों पर पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होती है देश को बचाने की, भले ही वो एक्सटर्नल थ्रेट्स चाहे टेररिज्म हो या दुश्मन देशों को हराने की बात। तो सारे के सारे जो स्पाई चीफ है वो इंडिया के अंदर आए हुए हैं और हमारे जो ग्रैंड मास्टर है, जो हमारे खुद के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, मोस्ट पावरफुल ब्यूरोक्रेट है, उनके अध्यक्षता के अंदर, उनकी लीडरशिप के अंदर ये मीटिंग हो रही है। थोड़ी नज़र डालते हैं इस खबर के ऊपर। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने कल ही एक बहुत टॉप मीटिंग ली है जिसके अंदर सारे ग्लोबल इंटेलिजेंस जार्स आए थे ताकि फोकस रहे कोऑपरेशन बढ़ाने के अंदर। मल्टीपल चैलेंजेस जो कंट्रीज फेस कर रही है, ओल्डेस्ट चैलेंज जो है इनका, जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो टेररिज्म को लेकर है, सबसे बिगेस्ट बैडेस्ट चैलेंज। लेकिन कई सारी ऐसे चैलेंजेस है जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से आ रही है, पर्टिकुलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ पर कुल मिला के एआई एनेबल्ड ड्रोन्स हो रहे हैं और फ्यूचर के अंदर आपको ह्यूमंस के साथ साथ आपको रोबोट्स भी लड़ते हुए दिखेंगे। तो ऐसे इमर्जिंग चैलेंजेस से किस तरीके से निपटा जाए, ये सारी कंट्रीज एक साथ, इनके टॉप सिक्योरिटी डिफेंस ऑफिशियल्स आए हैं बात करने के अंदर इंडिया के अंदर। और यहाँ पर फाइव आइज, जो सबसे प्रीमियर मोस्ट फेमस वर्ल्ड वॉर टू के बाद गठित करा हुआ एक इंटेलिजेंस शेयरिंग ग्रुप है, उसके तीन सबसे पावरफुल सदस्य आए हैं, जिसके अंदर यूएसए ने अपना पार्टिसिपेशन कंफर्म करा है, जहां पर तुलसी गबार्ड इंडिया आई है। साथ ही के अंदर यूनाइटेड किंगडम का टॉप ऑफिशियल आए हैं और यहाँ पर एक और देश आया है, कनाडा। इंटरेस्टिंगली खालिस्तानी प्रेमी देश के भी टॉप सिक्योरिटी डिफेंस ऑफिशियल इंडिया के अंदर बातचीत करने आए हैं। ये सारे के सारे इन्होंने इंडिया होस्टेड सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के अंदर अपना पार्टिसिपेशन कंफर्म करा है और ये कॉन्क्लेव हो भी चुकी है। ये कॉन्क्लेव फोर्थ कॉन्फ्रेंस है ग्लोबल इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी चीफ की, जिसे अजीत डोवाल होस्ट कर रहे हैं। कुल मिला के 28 अटेंडीज हैं। ज़्यादा इसके बारे में इसलिए नहीं पता लगता बिकॉज ये सारी की सारी जो मीटिंग्स होती है ओइंग टू देयर ओन सेंसिटिविटीज़, क्योंकि बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, बहुत ही सेंसिटिव चीज़ें लोग डिस्कस करते हैं सिक्योरिटी के रिलेटेड, डिफेंस रिलेटेड। तो इसलिए सारी वल्नरेबिलिटीज होती है, जो भी होती है वो क्लोज डोर्स डिस्कस होता है, जहां पर मीडिया को कुछ पता नहीं लगता है कि रियलिटी में क्या हुआ है। इसी के अलावा इन लोगों ने अपना एजेंडा डिसाइड कर रखा है, जहां पर इंडिया ने बेसिकली कुछ चीज़ों पर फोकस करा है इंडिया ने। नंबर 1 काउंटर टेररिज्म के ऊपर। दूसरा, ये लोग उस पर भी बात करेंगे जो सबसे बड़ा चैलेंज उभर रहा है इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन के अंदर, जहां पर चाइना की इलीगल एक्टिविटीज़, उसका इंक्रोचमेंट, किस तरीके से साउथ चाइना सी के अंदर वो अनक्लॉज मानने से इनकार कर रहा है। और चाइना को जो इतना ज़्यादा रीमिलिटराइजेशन है, जो इतना ज़्यादा पावरफुल नेवी है, उसकी एयरफोर्स को स्ट्रेंथन कर रहा है, वो किस तरीके से पूरे के पूरे बैलेंस ऑफ पावर को चेंज कर रहा है। और जब बैलेंस ऑफ पावर चेंज होता है तो वॉर ब्रेकआउट करता है। इसी के अलावा इंटेलिजेंस शेयरिंग मैकेनिज्म्स को लेकर भी बात हुई है और एक नया थ्रेट जो यूएस के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन चुका है वो इमिग्रेशन है, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हर वो इलीगल इमिग्रेंट जो इस देश के अंदर रह रहा है उनको मैं बाहर निकालूंगा, बाय हुक और बाय क्रुक, चाहे जो भी हो मैं उनको निकालूंगा। साथ में इंडिया के लिए प्रायोरिटी रहेगी एक्स्ट्राडिशन। ऐसे लोग जो बेसिकली ट्रांसनेशनल क्राइम्स के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो दूसरे देशों के अंदर जाकर छुप जाते हैं, भले ही वो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हो जैसे विजय माल्या, या फिर वो ग्लोबली रिकग्नाइज टेररिस्ट हो जैसे कि आपका तहफ़ुर राना, उनको किस तरीके से वापस इंडिया लेकर आए उसके ऊपर पूरी प्रायोरिटी रहेगी। ट्रांसनेशनल क्राइम्स है, खासकर नारकोटिक्स को लेकर और टेरर फंडिंग को लेकर पूरे के पूरे ग्लोबल कोऑपरेशन और उसकी नीड पड़ती है। बिकॉज रीज़न ये है कि टेररिज्म सिर्फ और सिर्फ आइडियोलॉजी पे नहीं चाहिए होता, उनको चाहिए होती है फंडिंग, पैसा चाहिए होता है। और फंडिंग के तरीके बदल गए और ये एक नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है पिछले कुछ सालों के अंदर, बिटकॉइन के थ्रू किस तरीके से कि जहां पैसा कमाते हैं ये नारकोटिक्स के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं उसको बिटकॉइन के अंदर, और फिर ये अपने एंड यूज़र्स तक यहाँ तक भेज पाते हैं इन आतंकवादियों के पास। इसीलिए ये सारी की इश्यूज़ है इंडिया के लिए कि जिसके अंदर इस एजेंडा के अंदर ये मीटिंग हो रही है अंडर ऑल द सिक्योरिटी जार्स कमिंग टू न्यू दिल्ली। और इस कॉन्फ्रेंस का जेनेसिस होता है अप्रैल 2022 के अंदर। रायसीना डायलॉग हर साल होता है, ये इंडिया का
प्रीमियर सबसे इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप जियो पॉलिटिक्स और जियो स्ट्रैटेजी है, जहां MEA जो हमारे एस जयशंकर हेड कर रहे हैं कुल मिला के एज फॉरेन मिनिस्टर, इम्पॉर्टेंटली MEA की पार्टनरशिप एक थिंक टैंक के साथ होती है जिसका नाम है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। सो ORF और MEA मिलकर ये प्रीमियर इंटेलिजेंस फोरम से पहले जस्ट एक दिन पहले होता है, ये रायसीना डायलॉग कराया जाता है, जिसका एम है कि भारत जो उभर रहा है, जो विकसित भारत का सपना है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारी जो पॉलिटिक्स है, उसे पूरी दुनिया समझे एज ए की एनेबलर ऑफ पीस एंड प्रोस्पेरिटी इन द एंटायर इंडियन ओशन रीजन। इंडिया अपनी लीडरशिप, अपनी आइडियोलॉजी, अपने बेसिकली अपनी इंपॉर्टेंस दिखाता है कि हम लोग का क्या ऑब्जेक्टिव है आगे बढ़ने के अंदर। तो इंडिया को अंडरस्टैंड करने के लिए रायसीना डायलॉग सबसे प्रीमियर पूरा का पूरा ग्लोबल डिस्कशन फोरम है। लेकिन इसी से जस्ट एक दिन पहले आपके जो डोवाल जी है, जो हेड करते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, और साथ ही के अंदर रॉ चीफ जो इंडिया का रवि सिन्हा जी है, ये मिलकर इस पूरी कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कराते हैं। बिकॉज अगर डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस और उनके काउंटर पार्ट के अंदर रॉ चीफ आएंगे और साथ के अंदर NSA डोवाल भी बैठकर पूरी चर्चा करते हैं। इसी के अलावा इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर तुलसी गबार्ड आए हैं एज डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस। उन्होंने इंडिया की विजिट अनाउंस करी है, वो इस समय इंडिया के अंदर है और वो जापान, थाईलैंड और इंडिया के अंदर जा चुकी है। इंटरेस्टिंगली ये सिर्फ और सिर्फ उनकी एक सेकंड इंटरनेशनल ट्रिप है जो एक टॉप ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया के अंदर विजिट कर रहा है। एक महीने पहले वो म्यूनिख सिक्योरिटी अटेंड करके आई फोरम इन जर्मनी, और अब वो आ जाती है न्यू दिल्ली के अंदर। तो दिखाता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक भारत इम्पॉर्टेंट कितना ज़्यादा है, ये रिलेशनशिप की डेप्थ कितनी ज़्यादा है। मार्च 18 के अंदर कल के दिन वो रायसीना डायलॉग के अंदर पार्टिसिपेट करेगी और एज अ की नोट स्पीकर। बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए। इंटरेस्टिंगली जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस होता है, जो तुलसी गबार्ड जी है, एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोजीशन है। पावरफुल इसलिए बिकॉज ये CIA से लेकर FBI से लेकर नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी सभी को हेड करती है, भले ही वो जियो स्पेशल इंटेलिजेंस हो, आपका डायरेक्टरेट हो ऑफ इंटेलिजेंस। इन सारी की सारी 18 से ज़्यादा इंटेलिजेंस कम्युनिटीज़ जो US के अंदर स्प्रेड आउट है, उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो DNI प्ले करता है, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस। इसका फंक्शन ये है कि जितने भी 18 एजेंसीज है आपस में इनमें कोऑर्डिनेशन रहे, कोऑर्डिनेशन से ही आप उन चैलेंजेस को पूरी तरीके से पकड़ पाओगे, रोक पाओगे, और इंटेलिजेंस आपस में इंट्रा एजेंसीज सीमलेसली ट्रांसफ़र हो पाए बिना कोई दिक्कत के अंदर। ये इंश्योर करता है डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस। जो फंडिंग इश्यूज़ है, कितना बजट चाहिए, ये भी इंश्योर करती है तुलसी गबार्ड। तो दिखाता है वो कितनी पावरफुल है। और जब ये तुलसी गबार्ड इंडिया के अंदर आई है करीब 2 से ज़्यादा दिनों के लिए, तो ऑफिशियली वो टॉप ऑफिशियल है डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की। इसके बाद हम देखेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट भी जल्द आने वाले हैं, JD वांस, इंडिया के अंदर। और इंटरेस्टिंगली मिस्टर डोवाल ने एक बायलेटरल मीटिंग रखी है, किसके साथ? डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस के साथ। दिखाता है कि दोनों देशों के बीच में जो ट्रस्ट है वो कितना ज़्यादा डीप है। इस मीटिंग के अंदर जो 1-on-1 हुई थी, ऑब्जेक्टिव था कि किस तरीके से दोनों देशों के बीच में जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है उसको और ज़्यादा डीपन करा जाए। ये इंटेलिजेंस शेयरिंग सिर्फ और सिर्फ काउंटर टेररिज्म को लेकर नहीं है, ये चाइना की एक्टिविटीज़ को भी लेकर है, जो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। बिकॉज ये इंडिया US की ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को ध्यान में रखते हुए दिखाया गया है। मल्टी डायमेंशनल है, सारे जो चैलेंजेस है, जो चाहे वो इलीगल इमिग्रेशन के हो, चाहे वो बेसिकली टेररिज्म को लेकर हो, या चाइना की इंक्रीजिंग एक्टिविटी को लेकर हो, इंडिया और US का, खासकर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ही क्लोजर अलाइनमेंट है इन शेयर्ड सिक्योरिटी चैलेंजेस को पूरी तरीके से रोकने का। इसी के अंदर एक और नए गेस्ट आते हैं, CSIF चीफ रॉजर्स। ये जेंटलमैन इंडिया विजिट करते हैं, और ये कौन है? ये ट्रूडो के उस सरकार के ही नियुक्त करे गए, अपॉइंट करे हुए वहाँ के टॉप इंटेलिजेंस सिक्योरिटी ऑफिशियल है। कुल मिला के ये लोग कौन है? ये खालिस्तानी प्रेमी है। लेकिन कुछ इन लोग के स्वर बदले हैं। जब कनेडियन सिक्योरिटी ऑफिशियल वहाँ के रॉजर्स यहाँ पर आते हैं, ये इस समय आ रहे हैं जब इंडिया और
कनाडा के टाइज बिल्कुल अपने लोएस्ट पॉइंट पर है बिकॉज ऑफ द असैसिनेशन ऑफ हरदीप सिंह निज्जर केस। हरदीप सिंह निज्जर की जो इंसान आपको दिख रहा है कि इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था, एक खालिस्तानी सिंपथाइजर था जो इंडिया के अंदर टेरर फंडिंग और कई सारे चार्जेस के अंदर कन्विक्ट हो गया था। लेकिन कुल मिला के इतना सारा सबूत देने के बावजूद कनाडा और उसकी ऑफिशियल एजेंसीज उसको हार्बर कर रखी थी, उसको छुपा कर रख रखा था जैसे कोई बहुत बड़ा एसेट हो। और एसेट भी क्यों नहीं, बिकॉज वेस्टर्न ऑफिशियल्स इंडिया को पूरी तरीके से ताकतवर होते हुए नहीं देखना चाह रहे। कनाडा के कई सारे लोग, उसकी जो इंटेलिजेंस सर्विस है, बड़ी गुस्सा हुई थी कि इतने छोटे गरीब देश ने कैसे हिम्मत हुई कि कुल मिला के ये रशिया से ऑयल खरीदेंगे, रशिया से ट्रेड करेंगे यूक्रेन वॉर में। लेकिन इंडिया ने अपना पक्ष पूरी तरीके से सबके सामने रखा और बिना डरे हुए मोदी जी ने बोला कि पहले मैं मेरे लोगों के लिए हूं और बाद में मैं आपकी इंटरेस्ट के लिए हूं। मैं मेरे लोगों का इंटरेस्ट सबसे पहले रखूंगा, सबसे आगे रखूंगा। इंडिया डिड नॉट बच और ये चीज़ उनको पसंद नहीं आई। तो इस तरीके से खालिस्तान का इशू लेते हुए वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज इंडिया पर प्रेशर बनाना चाहती है और उसमें सबसे बड़ा मोहरा है कनाडा। कनाडा की जो रिलेशनशिप है वो और ज़्यादा खराब हुई जब जस्टिन ट्रूडो ने एलिगेशंस लगाए, एक आरोप लगाए सितंबर 2023 के अंदर कि जो इनकी डेथ हुई है, ये डेथ नहीं है, इनको मारा गया है। मारने वाले कौन? इंडियंस थे। तो एक कनेडियन सिटीजन पर हमला करा गया इंडियन एजेंट्स ने और ये सिर्फ एक पोटेंशियल इन्वॉल्वमेंट है। बिना कोई सबूत दिए हुए वो आरोप लगाते हैं, ऐसे बेसलेस आरोप जो इंडिया पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देता है। लेकिन रिलेशनशिप के अंदर और ज़्यादा ट्विस्ट आना बाकी था जब ओटावा कनाडा साफ तौर पर कहता है कि कई सारे इंडियन डिप्लोमेट्स इंक्लूडिंग हाई कमिश्नर संजय वर्मा ये खुद इम्प्लिकेट करना चाहते हैं हमको निज्जर किलिंग के अंदर। बोला कि आप इनकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी वापस लीजिए बिकॉज ये लोग हैं जो आरोपी है निज्जर की हत्याकांड के अंदर। और लास्ट अक्टूबर के अंदर ही कनाडा एक्सपेल कर देता है मिस्टर वर्मा और 5 अदर भारतीय डिप्लोमेट्स को। रिटेलिएशन के अंदर इंडिया ने कहा कि अब बस बहुत हो गया। मोदी जी इमीडिएटली ऑर्डर करते हैं 6 कनेडियन डिप्लोमेट्स को यहाँ से निकाल दिया जाता है। इंडिया पुट इट्स फुट डाउन सेइंग कि अब हम कोई और कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे हमारी इंटेग्रिटी को लेकर, हमारी सॉवरेनिटी को लेकर। ये कोई सेल के लिए ही नहीं है। आपकी जो चीप पॉलिटिक्स है, जो खालिस्तान और आपका जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है, उसे अपनी जेब के अंदर रखिए। मेरी संप्रभुता, मेरा राष्ट्रवाद बहुत ज़्यादा ताकतवर है और एक खालिस्तान की एक छोटी सी लॉबी आप सिर्फ वोट बैंक के लिए इंडिया को प्रेशराइज करने के लिए कर रहे हैं। इसी चक्कर के अंदर इंडिया ने जो अपना जो स्टैंस है वो बड़ा स्ट्रिक्टली कनाडा को बताया कि अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टैंस है और इसी चक्कर के अंदर रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा नोज डाइव कर जाती है। और अब ये रॉजर आए हैं डोवाल जी से बात करने, तो भले एक रिसेट की उम्मीद है। रिसेट इसलिए बिकॉज ये जो जेंटलमैन है, जेंटलमैन दिखने के अंदर है लेकिन असलियत के अंदर एक खालिस्तानी प्रेमी है। ये जो स्पाई चीफ है ये इनके जाने के बाद आए हैं। कनाडा के पॉपुलैरिटी इन लीडर की सबसे ज़्यादा लीस्ट हो गई थी। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप आता है और कहता है कि हम 51st स्टेट बनाते हैं एनेक्सेशन के डर से। साथ में चाइना के साथ इन्होंने कई सारे ऐसे पंगे ले लिए। ट्रूडो को तो शी जिनपिंग ने 10 लोगों के सामने झाड़ा था जैसे कोई स्कूल हेडमास्टर कोई छोटे बच्चे को डांट रहा हो। ऐसी ही इनकी हरकतें हैं। खालिस्तान को प्रमोट करना, वोट बैंक पॉलिटिक्स करना और एंटी इंडिया स्टांस रखना। जब ये चले जाते हैं और ऊपर से कनाडा के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर आ रहा है अपनी इकोनॉमी को लेकर, एक्सटर्नल चैलेंजेस को लेकर, इस चक्कर के अंदर इनके जाने के बाद जो नए प्रधानमंत्री आते हैं कैर्नी, वो चाहते हैं कि कुल मिला के हम इंडिया जो इतनी बड़ी ग्लोबल पावर बन चुकी है, जो इतना बड़ा ग्रेट पावर बन चुका है, जिसका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है खासकर ग्लोबल साउथ के अंदर, जो लीडरशिप उनके पास है, हम इनसे रिश्ते खराब नहीं रख सकते बिकॉज इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ हमारा हो रहा है, कोई बेनिफिट हमें नज़र नहीं आ रहे। तो इसलिए डिस्पाइट द डीप चिल, उस डीप चिल को हटाने के लिए हरदीप सिंह निज्जर बेसिकली उस मर्डर इशू को रिमूव करते हुए कनाडा हमसे दोस्ती करना चाह रहा है। और इंडिया भी एक अपॉर्चुनिटी देख रहा है कि इनके जाने के बाद हमारे रिलेशनशिप सिर्फ एक लीडर पर डिपेंड नहीं हो सकते बिकॉज कोई डेमोक्रेसी के अंदर हम पीपल टू पीपल टाइज बनाते हैं। तो इसलिए इंडिया भी तैयार है उस चैप्टर को टर्न करने के लिए और फिर से एक फ्रेश रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए। लेकिन इंडिया ने ये साफ तौर पर कह दिया है
कि जो भी एंटी इंडिया एलिमेंट्स है जो फॉरेन सॉइल पर है, चाहे वो सिर्फ और सिर्फ कनाडा नहीं है, चाहे वो यूके है या यूएसए है, ये जो प्रो खालिस्तान एलिमेंट्स है, मैं इनकी प्रेजेंस किसी भी हालत के अंदर हम टॉलरेट नहीं करेंगे। आपको इन पर क्रैक डाउन करना है, बिकॉज किसी और की सतह पर रहकर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर आप उस देश के अंदर टेररिज्म नहीं फैला सकते, और आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि इंडिया सिर्फ अपनी आंखें मूंद कर बैठा रहेगा। तो सवाल उठता है कि देखिए एक कॉन्फ्रेंस हुई है, इंडिया को इस कॉन्फ्रेंस से क्या फ़ायदा है? कई सारे फ़ायदा है। नंबर वन, इंटेलिजेंस शेयरिंग। ऐसे कई सारे चैलेंजेस होते हैं जिसके अंदर आपस के अंदर आपके खुद के एसेट्स होते हैं जो इंटेलिजेंस लेकर आते हैं। 26/11 के अंदर इंटेलिजेंस थी यूएस की तरफ से, लेकिन हमसे कुछ गलतियाँ हुई। सिमिलरली जो इतनी बड़ी ईस्टर बॉम्बिंग्स हुई थी श्रीलंका के अंदर, इंडिया ने एडवांस इंटेलिजेंस एक हफ्ता पहले ही भेज दी थी, लेकिन श्रीलंकन ऑफिशियल्स ने एक्ट नहीं करा था। तो ऐसी कई सारी इंटेलिजेंस शेयरिंग को लेकर टेररिज्म, नारकोटिक्स जैसे इन चैलेंजेस को आप प्री एम्प्ट कर सकते हो, घटना होने से पहले ही उसको रोक सकते हो। दूसरा ये है, जब स्पाई चीफ मिल रहे हैं तो ग्लोबल सिक्योरिटी कंसर्न्स और रीजनल चैलेंजेस से बात कर रहे हैं। ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंज जैसे कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, गाजा के ऊपर बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग एक एटर्नल परपेचुअल पीस लेकर आ सकते हैं। साथ ही के अंदर इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज रोल प्ले करता है बिटवीन द वॉरिंग पार्टीज। यूक्रेन से भी अच्छे संबंध है, रशिया से भी अच्छे संबंध है, वेस्ट के साथ भी अच्छे संबंध है, चाहे वो आपका जर्मनी हो, फ्रांस हो या फिर यूएस हो। तो इंडिया एक की इंटरलोक्यूटर बनता है कि आप जाइए और आप ये चीज़ रशिया को कह दीजिए हमारी तरफ से। तो इसलिए ग्लोबल सिक्योरिटी कंसर्न्स पे भी कहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंटेलिजेंस शेयरिंग काउंटर टेररिज्म के लिए बहुत क्रिटिकल है, बिकॉज अगर आपको किसी भी टेरर अटैक को रोकना है तो काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन ज़रूरी है। इंटेलिजेंस शेयरिंग उसके लिए सबसे फंडामेंटल रहेगी। एंड आफ्टर ऑल, इससे जो पूरी बायलेटरल मल्टीलैटरल रिलेशनशिप्स है जो कहीं पर अटक जाती है, उसको भी पटरी पर लाने की कोशिश करती है, जैसे कि कनाडा कोशिश कर रहा है कि निज्जर किलिंग के अंदर हमने फालतू में इतना ज़्यादा परेशान करा, इतनी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप इंडिया जैसी बड़ी कंट्री के साथ साबोटाज करी। इस रिलेशनशिप को हम वापस कैसे पटरी पर लेकर आए? तो ये पॉलिटिशियन से नहीं बात हो रही, तो बिहाइंड क्लोज डोर्स सीक्रेट मीटिंग्स होती है कि किस तरीके से रिलेशनशिप को और ज़्यादा मजबूत करा जाए, जो इरिटेंट्स है उस रिलेशनशिप को कैसे निकाले जाए, और जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी थ्रेट्स है, जो फ्यूचर थ्रेट्स है, उससे कैसे निपटा जाए, ये ज़रूरी होता है। तो इन्हीं गैदरिंग्स के चक्कर के अंदर जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन होता है नेशंस के बीच के अंदर, वो तभी हो पाएगा जब आप कलेक्टिवली इन सारे कॉमन थ्रेट्स को इफ़ेक्टिवली एड्रेस करेंगे, एक साथ मिलकर इन चुनौतियों का सामना करेंगे। बिकॉज ये जो थ्रेट्स है ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये सबके लिए है। और याद रखिए, इसमें यूएस एज अ कंट्री बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज दुनिया में सबसे अच्छी इंटेलिजेंस शेयरिंग कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी किसके पास है? वो यूएस के पास रही है। और जब विकसित भारत का हम सपना देख रहे हैं तो कई सारे ऐसे दुश्मन देश है जो हमें सक्सीड नहीं होना चाहते, जो चाहते हैं कि भारत पूरी तरीके से गरीब और डिवाइडेड राष्ट्र रहे। एक पावरफुल होने के लिए हमें अपने हितों की, हमें अपने इन सब इंटरेस्ट के लिए लड़ना पड़ेगा, इन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो मीटिंग्स है बहुत क्रिटिकल है। थैंक यू वेरी मच।